हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आइकन में। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि गति क्या है और गति के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग क्या है कि गति के कौन कौन सा नियम है ना, इसकी चर्चा करने वाले। ठीक है, शुरू करें हम लोग। चलो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है कि हमने एक टॉपिक लिखा यहाँ पे, गति का नियम, है ना। गति का नियम देखो, समझने की कोशिश करो गति का नियम होता क्या है। आपसे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, जिससे पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा था बहुत सारे गति के प्रकार में सरलेखीय गति थे, है ना, वृत्तीय गति पढ़े थे, आवर्ती गति पढ़े, दोलनी गति पढ़े, है ना, घूर्णन गति पढ़े। इन सारे गति की चर्चा आप लोगों ने पिछली वीडियो में कर चुका है। लेकिन आज क्या है, हम लोग को पढ़ना है क्या है, गति का नियम। तो सबसे पहले किसी न किसी वैज्ञानिक ने इसका नियम दिया होगा, है ना। तो पहले समझो, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखूंगा, है ना। देखो, गति का जो नियम था, ये गति के नियम को जो डिस्क्राइब किए थे यानी बताए थे, उनका नाम था न्यूटन साहब ने। किसने दिए थे? न्यूटन साहब ने। और ये गति का नियम जो था 1687 यानी, है ना, कितना, 1687 यानी 1687 में इन्होंने यह नियम दिया था गति के बारे में, राइट। और उन्होंने बताया कि जो ये नियम दिया था, तो ये नियम क्या किया था कि उन्होंने एक अपनी एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक में डिस्क्राइब कर दिया था इस नियम के बारे में। उस पुस्तक का नाम है प्रिंस प्रिया। क्या नाम है? प्रिंस प्रिया, है ना। 1687 में इन्होंने किया था। इन्होंने, न्यूटन साहब ने क्या किए थे कि जब गति के नियम में उन्होंने देखा कि गति के 3 तरह के नियम ने बताया। कितने? 3 नियम। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो गति का पहला नियम क्या कहता है, सुन लो। और मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। गति का पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु अगर गति में है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन के फॉर्मेट में है या गति कर रहा है, तो वह गति ही करेगा। क्या करेगा? गति में रहेगा तो गति करेगा। और जब कोई विराम है यानी रेस्ट की पोजीशन में है, तो वह रेस्ट की ही पोजीशन में रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाए। समझ आना ना। गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगा, अगर कोई विराम में है तो विराम में ही, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर लगाया ना जाए, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर आरोपित नहीं किया जाए। समझ में आपको, है ना। ये आपका पहला नियम था। इसकी बहुत सारे कुछ एग्जांपल है ना। कुछ चलते हैं हम लोग सीधा। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करो कि गति का नियम किसने दिया था। तो मैं कह सकता हूं इस नियम को किसने दिया था? न्यूटन। हाँ भाई, बड़े आदमी, इनका नाम दे दो, है ना। क्या है ना, कोई दिक्कत है? किसने दिया था? न्यूटन ने, है ना। किसने दिया था? न्यूटन ने। दूसरी बात क्या सकते हैं, किया क्या था, कब दिया गया था? इस नियम को 1687 में दिया गया था। कोई दिक्कत है ना। अच्छा, और क्या है, इस नियम को किसने, जो इन्होंने 1687 में जो नियम दिया था, इस नियम को किस पुस्तक में लिखा था? अभी मैं आपको बताया था, कौन था? इस नियम को प्रिंस प्रिया नामक पुस्तक में अंकित किया था। क्या कहता? पुस्तक में वर्णित किया था। कोई दिक्कत है ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहां पे गौर से देखो कि न्यूटन के कितने गति नियम थे? कितने थे? इसके 3 नियम थे। कितने नियम थे बाबू? 3। कौन कौन थे? पहला, न्यूटन का प्रथम गति नियम। सेकंड क्या था, है ना, सेकंड क्या था? न्यूटन का द्वितीय गति नियम। और तीसरा क्या था तुम्हारा? न्यूटन के तृतीय गति नियम।
यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? मैंने जो आपसे वार्तालाप किया था, मैं उस शब्दों को मैंने क्या किया, बोर्ड पे अंकित कर दिया। मैंने कहा था कि न्यूटन जो गति का नियम किसने दिया था? इसमें कब दिया था? किस पुस्तक में वर्णित किया था? इसके कितने नियम थे? कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला कौन थे? न्यूटन प्रथम गति, दूसरा और तृतीय। ध्यान रखना, मैं इस बोर्ड पे मैं क्या क्या पढ़ाने वाला बता रहा हूं, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फिर डिफाइन एक एक करके करेंगे। देखो अब यहां पे नियम है। अब देखो यहां पे गति के कुछ समीकरण भी है। गति के समीकरण क्या है? गति के समीकरण, ठीक है। ध्यान रखना, गति के समीकरण भी कितने हैं? 3 है। क्या है? 3 है ना। मैं बताता हूं पहला समीकरण क्या है। v बराबर u प्लस एटी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यानी गति का कितने नियम थे बाबू? और गति के कितने समीकरण है? बात समझ आ रही ना? इन सारे अब चीजों को मैं एक एक करके डिफाइन करने जा रहा हूं, ठीक है। चले शुरू करें। चलो देखो, अब देखो यहां पे क्या है। आइए क्या गति, न्यूटन गति नियम देखो सुनो। अब यहां पर समझने की कोशिश करो। मैं शुरू कर दूं कहां से? देखो, पहला गति क्या नाम था? न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या था हुआ? न्यूटन का प्रथम गति नियम। सुनो गौर से, क्या है समझने की कोशिश करो। देखो क्या है न्यूटन का प्रथम गति नियम। कहता है, कहानी कुछ ऐसी है इसमें, मैंने इसमें कहा, देखो कहेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, है ना, जब कोई वस्तु गति में है, किसमें है बाबू? गति। अगर कोई वस्तु मोशन में है यानी गति में है, तो वह गति में ही रहेगा या रहेगी, है ना। गति में रहेगी। कब? जब गति में है तो कहां रहेगी? गति में रहेगी। तथा जब वस्तु विराम में है तो वह कहां रहेगी? तो वह विराम में ही रहेगी, है ना। जब तक कि क्या हो? जब तक क्या होगा? हाँ, उस पर एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, आरोपित ना किया जाए। यही था न्यूटन का पहला गति नियम। सुनो, अब इसको समझ लो, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना अच्छे से। मैंने आपसे कहा न्यूटन का पहला गति नियम क्या था कि जब कोई वस्तु किस चीज में है? गति में है, तो क्या रहेगी? वो गति में ही रहेगी। अगर क्या है? विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगी। ये कब तक रहेगी? जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर आरोपित ना किया जाए, लगाया ना जाए। समझ रहे? तो जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। कभी आप लोगों ने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुमसे बताता हूं। कभी फुटबॉल खेले हो? अगर मान लो फुटबॉल क्या हो रहा है कि मान लो सपोज करो कि इधर से फुटबॉल आ रही है मेरे पास, ठीक है, वो गति में है, ठीक है, गति में है। बताओ कि अगर गति में है, अगर वो पूरब की दिशा से फुटबॉल आ रही है, अगर हमें उसे पश्चिम की ओर ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सर पश्चिम की दिशा में आपको एक बल लगाना पड़ेगा, जो किक मारना पड़ेगा, तभी वो पश्चिम लग जाएगा ना। ऐसा क्योंकि वो जा रही इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि उसकी क्या होगी, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे,
बाहरी बल लगाओगे तो उसके दिशा में भी चेंज हो जाएंगे, है ना। हमें जिधर मारना उधर मार सकते हैं, है ना, बिल्कुल। और क्या होगा, वो मान लो चाहे हो सकता है कि आया उधर से, हमको माने कि नहीं, हम उसको रोक ले, क्या करें, रोक ले। तो क्यों रोकेंगे, जब तक इधर से हम बल नहीं लगाएंगे तो क्या फुटबॉल रुकेगा क्या। यानी कहने का मतलब कि अगर गति में था तो गति में ही था, लेकिन उसे विराम करने के लिए हमको बाहरी बल लगाना पड़ा। अगर बाहरी बल हम नहीं लगाते तो वो फुटबॉल नहीं रुकता। कुछ समय के बाद घर्षण बल के वजह रुक जाता, है ना। जब घर्षण होता है, क्योंकि हर चीज में तो घर्षण होता है ना। ऐसे आप लोग चल रहे हैं तो जमीन और हमारे पैर में तो घर्षण तो लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो देखो यहाँ पे, यहां तक किसी दिक्कत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और फिर से देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, मान लो कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, ठीक है, गाड़ी रुकी हुई है, मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ, ठीक है। अब सपोज करो गाड़ी जब रुकी हुई है तो हम गाड़ी चला रहे हैं, सॉरी रुकी हुई तो गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी रुकी हुई है। अब हम जब गाड़ी अचानक स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाला आदमी क्या होगा, वो पीछे में गिर जाएगा, पीछे में ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी विराम में था। क्या था, गाड़ी विराम में था, गाड़ी रुका हुआ था। अब हम अचानक इस पे बल लगा दिए तो क्या हुआ कि पीछे वाला आदमी क्या हुआ, ऐसे हो गया ना, पीछे गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पीछे पीछे की ओर झुक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जब कोई बस, जब गाड़ी रुकी हुई है, अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। या जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी गति में है, अचानक ब्रेक मारेंगे तो पीछे का आदमी क्या होगा, आगे की ओर आ जाएगा। कंफर्म समझ आ रहा है अच्छे से मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर किसी कंडीशन में हो सकता है तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर रुकी हुई है अचानक चलोगे तो पीछे की ओर झुक जाएगा, अगर चल रहा है अचानक रुकेगा तो आगे की ओर चला जाएगा, है ना। कभी गौर से देखा है, कभी कंबल पे अगर हम डंडा से मारते हैं तो क्या होता है, उसका धूल का नीचे निकलता है, कभी देखा है ऐसा, ऐसा देखा ना, बिल्कुल ऐसा। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं इसके जैसा ले लूं, देखो। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूं, पहले एक चीज समझ लो, ये जो गति का पहला नियम ना, ये आपसे उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा, क्या बताता हूं, देखो एग्जाम में कैसा पूछता है, पूछेगा इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है, नियम कहा जाता है। बात को समझ में आ रही है, मतलब कि गति का पहला नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन यहीं से पूछा है। अच्छा, इसे और भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। मतलब इसी इनर्शिया पढ़ो ना आप लोग, इनर्शिया है ना, इनर्शिया। तो यहां पे क्या है कि गौर से देखो, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं, किसका नियम, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम, ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब कुछ आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो। अब तुम एक बात बताएंगे कि आपसे एक और चीज पूछ रहेंगे, इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, कोई दिक्कत है। अब बताओ, यहां से बल की परिभाषा मिली ना, है ना, क्योंकि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, और वो उसकी रेस्ट की पोजीशन है तो मोशन में आ जाएगा, फिर मोशन है तो रेस्ट में आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है न्यूटन के गति नियम समझ में आ गया, इसे किसका नियम कहते हैं, इसे और किसका नियम कहते हैं, और इससे किसकी पूछे हुए एग्जाम में कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो बल की, और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है ना, किसका सूत्र, फॉर्मूला, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एग्जांपल जैसे लेता हूं, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने कहा रुकी हुई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री, उसमें बैठा यात्री, बैठा यात्री कहां जाती है, आगे के पीछे, हाँ, पीछे की ओर, पीछे की ओर झुक जाती है। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। दूसरा एग्जांपल है तुम्हारा कि अगर चलती हुई गाड़ी
अचानक रुकने से, अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री कहां जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत था क्या? ये न्यूटन का प्रथम गति नियम था, मैंने आपको बताया न्यूटन का प्रथम गति क्या था, ठीक है ना। ये क्लास 9th में है, पूरे से टॉपिक है ना, क्लास 9 की पूरी टॉपिक है ना। तो यहां आपने बताया मैंने कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या था, इसके कौन सा नियम कहते हैं, और इसके उदाहरण को मैंने देखा, राइट। चलते हैं हम लोग न्यूटन के दूसरे गति नियम पे। कोई दिक्कत है बोले देखो, है ना, किसी को दिक्कत है? पूछना किसी को है? नहीं, चलो आइए न्यूटन के दूसरे गति नियम। देखिए देखो यहाँ पे समझो क्या है बाबू, न्यूटन के सीखो समझो। देखो क्या है, बोलता है इस नियम के अनुसार, है ना, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। शायद आपको समझ में 1% भी नहीं आएगा, मैं इसको लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। देखो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगने वाली बल के समानुपाती होता है। देखो मैंने क्या लिखा, बोला क्या, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर कर लो, परिवर्तन की दर है ना, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाली बल के समानुपाती होता है ना। एक चीज समझे यहाँ पे, इसमें नया टर्म संवेग आया है, संवेग हमें पता नहीं है, मैं संवेग के बारे में समझता हूं पहले। देखो यहां देखो, मैं समझाता हूं संवेग के बारे में। देखो संवेग क्या होता है, संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। क्या बोलते हैं इसको बाबू? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। मतलब कहेंगे कि किसी वस्तु द्रव्यमान और वेग के आपस में गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी इसको संवेग को पी से कहते हैं, पी बराबर एम भी। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर एम भी। यानी किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति जो उसका वस्तु है उसका मास और उसकी वेलोसिटी के आपस में जब प्रोडक्ट करेंगे, आपस में जब गुना करेंगे, तो हमारे क्या चीज रिजल्ट आएगा? हमारा मोमेंटम आएगा, यानी संवेग आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर समझो एक नया चीज और आ रहा है यहाँ पे, समानुपाती क्या होता है? क्या होता है इसको सुनाता हूं पहले। देखो यहां पे एक नया टर्म आया, समानुपाती। देखो समानुपाती क्या होता है, सुनो गौर से। समानुपाती कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली। मैं समझाता हूं, जैसे मान लो राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम। क्या है? मैंने लिखा कि राम समानुपाती का चिन्ह ही है। देख लो बाबू, समानुपाती न लिख के हमने कैसा चिन्ह लिखा? ऐसा, ठीक है। राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम, इसका मतलब हुआ कि राम जो है श्याम का समानुपाती है। अब समझो यहां पे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं एग्जांपल बता दूं कि अगर राम मेला जाएगा, राम मेला, तो श्याम भी मेला जाएगा। मतलब जो गतिविधि ये करेगा, श्याम भी वही तरह की गतिविधि करेगा, उसे समानुपाती कहते हैं।
समानुपाती कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर राम जो है 5 रोटी खाएगा तो श्याम भी 5 रोटी खाएगा। राम स्कूल नहीं जाएगा तो श्याम भी स्कूल नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब डायरेक्टली मतलब कि जो गतिविधि राम के द्वारा किया जाएगा वो सेम गतिविधि श्याम के द्वारा भी किया जाएगा, उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। और इसके सेम विपरीत होता है वित्त कर्मानुपाती। वित्त कर्मानुपाती का मतलब होता है, एक होते हैं वो भी समझ लो यहाँ पे, वित्त कर्मानुपाती। वित्त कर्मानुपाती, अगर वित्त कर्मानुपाती समझो क्या होता है, अगर मैं कह दिया राम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम, यानी राम जो है श्याम के वित्त कर्मानुपाती है। वित्त कर्मानुपाती मतलब क्या, उल्टा लिखे ना, नीचे लिखे ना 1/n, मतलब राम अगर स्कूल जाएगा उससे श्याम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाए चाहे नहीं। अगर राम जाता भी है तो श्याम को मन है तो नहीं जाएगा। अगर मान लो कि राम खेलने का मन है तो श्याम को मन है नहीं खेलेंगे, या फिर श्याम खेल सकता है तो राम नहीं खेल सकता। मतलब दूसरे उल्टा, इसमें किसी तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसमें किसी तरह की समानुपाती की बात नहीं है। समझ में आ रहा? बिल्कुल समानुपाती समझ में आया कि सर समानुपाती मतलब जो गतिविधि इसके साथ होगा उसी के गतिविधि उसके साथ भी होगा। लेकिन वित्त कर्मानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि एक जो गतिविधि राम करेगा वो गतिविधि श्याम कोई जरूरत नहीं है कि करेवे करेगा, है ना, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो मैंने आपको यहां पे समझा रहा था, मैंने दोनों टर्म को समझाया, समानुपाती क्या होता है, समवेग क्या होता है, ठीक है। अब समझे आप, मैं तुमसे कुछ बताता हूं, देखो ध्यान रखना। मैं अगर इसको शॉर्ट में लिख दूं, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं तो क्या कहेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। क्या होता है बाबू? अच्छा, समानुपाती का चिन्ह लिख दे ऐसा। किसके समानुपाती होता है? क्या मैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख रहा हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही चाहिए, है ना। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि जो है ना मोमेंटम के जो परिवर्तन होगा, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के, यानी बल के। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान रखना अच्छे से, मेरी एग्जाम में क्या बोला, बोलेंगे आपसे कि इस नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या बोलता है? व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखो क्या बोलते हो, क्या नियम, अच्छा इस नियम से हमें, इस नियम से हमें, है ना, इस नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देखो व्यंजक का मतलब क्या होता है? व्यंजक का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं वहां पे सूत्र बोल सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो। जैसे आपने देखा यहां पे क्या हो सकता है इस नियम से कि F बराबर ma। कभी आपने बल का फॉर्मूला देखा था ना आप लोग को, जब ऐसा भी पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इसी का ऐसा मात्रक आपने न्यूटन देखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा था, है ना, देखा था ना, बिल्कुल। और इसके सीजीएस यूनिट क्या था? 10⁵ क्या था, डाइन था ना बल का। तो आप यहां देखो, यहां से मैंने देखा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि सर बल का सूत्र प्राप्त हुआ। और ये न्यूटन के सेकंड लॉ कहता क्या है कि जब संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होगा? बल के समानुपाती होगा। शायद अब तुम्हारा दिमाग में चलता चलेगी सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। कभी आप लोगों ने क्रिकेट खेला या फिर खेलते हुए देखा? कभी देखना क्रिकेट खेलने वाला क्या करता है, जब वो कैच पकड़ता है ना तो हाथ को पीछे गिर करता है। कभी ध्यान देना, कभी ध्यान देना, क्यों? क्योंकि वो कैच जब पकड़ता है, वो कैच तो वो हाथ को ऐसे नहीं करता है, वो हाथ को पीछे करता है। और पीछे क्यों करता है तो जान लो कि जितना हाथ को पीछे करेगा ना उसको हाथ में उतना चोट कम लगेगा। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? हाथ को पीछे करते हैं। अब बोला सर इसका क्या मामला है? मैं मामला बताता हूं। देखो यहाँ पे गौर से बताओ, एक बताओ गौर से बाबू कि अगर मान लो गेंद आ रही स्पीड से, मान लो इस गेंद स्पीड से आ रही है, अब इसको हाथ में ले लिए तो बताओ उसकी वेग को कम कर दिए कि ज्यादा कर दिए? कम कर दिए ना, स्पीड से आ रही थी हम उसको रोक दिए ना, तो वेग को कम कर दिए। अब एक बात बताओ, जब वेग अगर कम हो गया, मान लो ये अगर कम हो गया तो बताओ ये कम होगा कि नहीं? समझने की अच्छी से कोशिश करना कि सर अगर वेग को आप कम कर दिए हो तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर भी तो कम में आएगा, यानी संवेग भी कम आएगा। अच्छा सर अगर संवेग का मान कम आएगा तो ई जानते हैं कि समानुपाती का मतलब ई बढ़ता तो होता है, अगर इसका मान कमेगा तो बल का मान क्या होगा? कम जाएगा ना। अब बल का मान कम जाएगा तो चोट हमें कम लगेगा। बात को फिर से समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमारा गेंद जिस वेग से आ रहा था, है ना,
उस वेग से मैंने उसको वेग को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम। अब बताओ, इसका मान हो गया कम, इसका गुना करेंगे तो इसका उत्तर भी तो आया कम। यानी अगर वेग कम तो समवेग कम। कंफर्म? अगर समवेग कम तो समानुपाती के आधार पे बल भी कम, क्योंकि ई अगर स्कूल नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। अगर ये कम खाएगा यानी इसका मान कम आएगा तो इसका भी मान कम आएगा। इसका मान अगर कम आ गया, इसका मान अगर कम आ गया तो हमको चोट क्या होगा? कम लगेगा। इसीलिए जो होता है ना कि लोग क्या करता है, उसको पीछे के खींच लेता है। कभी कभी सुना, गौर से सुना, कभी कभी देखना कि जब हम छत पर से कूदते हैं ना तो फर्श पे कूदेंगे तो ज्यादा चोट लगता है, और बालू पे कूदेंगे, माटी पे कूदेंगे तो उसमें कम चोट लगता है। कारण यही है, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे काम करती है वो सब। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आना मैंने कैसे बताया कम लगेगा? क्योंकि वहां मोमेंटम क्या होगी, वहां पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं एग्जांपल जैसे ले लूंगा, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं, जिससे उनको चोट क्या होता है? जिससे उन्हें चोट का अनुभव कम होता है। यहां तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ये थे आपके सेकंड लॉ। बताओ, न्यूटन के पहला गति नियम से किसकी परिभाषा मिला था? और दूसरे गति नियम से क्या प्राप्त हुआ? बल का सूत्र प्राप्त हुआ। और पहले गति नियम को क्या कहते थे? कौन सा नियम? गैलीलियो का नियम और जब्त का नियम। समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत है? अब हम चलते हैं न्यूटन के तीसरे गति नियम क्या था। चलो देखो बाबू, अब नियम है आपके, कौन है? न्यूटन के तृतीय गति नियम, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना? न्यूटन के तृतीय गति का नियम। समझो यहां पे, समझो क्या है, क्या कहता है। मैं इस नियम को पहले समझाता हूं। देखो इसमें क्या कहता है, क्या कर रहा तुम लोग, है ना? देखो, है ना? तो कहने का देखो, न्यूटन के तृतीय गति में कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कि प्रत्येक क्रिया के प्रति मतलब एक जो काम हम करेंगे उसका प्रभाव हमको विपरीत दिशा में पड़ेगा। यानी प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन। जैसे मतलब कोई भी काम हम करेंगे तो उसका पीछे हमको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जैसे समझने की कोशिश करो, कभी आप लोगों ने देखा है एक चीज कि रॉकेट कभी जब चलता है ना तो रॉकेट आगे की ओर चलता है तो उसका कुछ धुआं पीछे को रहता है कि नहीं? किस नियम पे काम करती है? न्यूटन थर्ड लॉ पर। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपसे। कभी आपने बंदूक को चलाते हुए देखा किसी को? जो बंदूक चलाने वाला जो होता है, पुलिस या फौजी जो भी होते हैं, तो वो बंदूक को जिस रेशियो से, जितना वेग से गोली आगे की ओर जाती है ना, झटका उतना ही उसके कंधों पर मारता है। अगर नहीं चलाने वाला गोली हो उसको तो उसका कंधा भी उखड़ सकता है। राइट? यानी जितने वेग से जो आगे की घटना घटेगी उतना ही अपोजिट पीछे रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत है? थर्ड एग्जांपल समझाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि नाव पर से तुम कूदोगे ना तो नाव, तुम आगे कूदोगे, नाव पीछे चला जाए। कभी देखा ऐसा? कभी ऐसा देखा? ये सब किस पे काम करती है? इस पे काम करती है। जैसे कभी देखा होगा और चीज, कभी मान लो कि सपोज करो कि जब कुआं से पानी खींच रहे हो, अचानक रस्सी टूट गया, तुम कहां जाओगे? पीछे क्या जाते ना। कहने का मतलब क्या है कि हर बल्कि नीचे जाएगा तो एक चीज आगे जाएगी, एक चीज क्रिया करेगी, उसके प्रति विपरीत एक प्रतिक्रिया हमारा होगा। हमारा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मतलब कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। एक आगे होगी, दूसरा पीछे आ जाए। कोई दिक्कत है? यही सब चीज यहां पे इस नियम पे फॉलो करती है। क्या है नियम? समझ में आ गया? चलते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार
प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया? बिल्कुल। कहने का मतलब है कि एक क्रिया करोगे दूसरा प्रतिक्रिया होने वाली है। कोई दिक्कत है ना? जैसे एग्जांपल मैंने आपसे क्या बताया, एग्जांपल आपने क्या शेयर किया, एग्जांपल शेयर किया, क्या था तुम्हारा एग्जांपल कि रॉकेट का उड़ना, रॉकेट उड़ गया तो पीछे एक रिएक्शन छोड़ के जाएगा। दूसरा एग्जांपल, बंदूक को चलाना, यानी बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है, आगे की ओर जाती है तो झटका किधर होता है? झटका पीछे की ओर हो जाता है, पीछे की ओर होता है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर मुड़ जाना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर क्या होता है? गति कर जाता है, थोड़ा सा गति करता है। और क्या हो सकता है एग्जांपल? क्या एग्जांपल हो सकता है? इतने से बहुत एग्जांपल हो सकता है ना? है ना? बिल्कुल। जैसे रस्सी वाला ही ले लो, कुआं वाला, है ना? इन सारे एग्जांपल किसके आते हैं अंदर? न्यूटन के तृतीय कहते हैं। एक बार हम ओवरऑल रिवाइज कर लें। तीनों नियम मैंने बता दिया आपको। पहला नियम क्या था आपका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? बोले थे कि अगर कोई भी वस्तु किसमें है? गति में, तो वह कहां रहेगी? अगर कोई विराम में है तो वो कहां रहेगी? या ऐसी घटना कब तक रहेगी? जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर आरोपित नहीं किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए, है ना? जैसे एग्जांपल कौन था उसका? उसमें क्या था एग्जांपल वो? अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है अचानक, तो यात्री कहां हो जाएगा? अगर गाड़ी चल रही है अचानक रुकेगी तो यात्री आगे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कौन सा नियम कहते हैं? और कौन सा नियम कहते हैं? इसके इस नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या था कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं? बल के। यानी इसमें एग्जांपल कौन था? नहीं, मतलब वो कहते हैं कैच पकड़ने वाला, क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते हैं तो हाथ को क्या करते हैं? और इससे क्या होता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या था? इसमें कहते थे एक्शन और रिएक्शन लॉ, मतलब प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जैसा हम क्रिया आगे करते हैं उसका अपोजिट हमारी प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रॉकेट का उड़ना, बंदूक चलाना, है ना? और सही सारे बहुत क्यों? हाँ, क्योंकि मान लो कैसे कि जिस वेग से जब आगे जाती है ना तो एक्शन करेगा तो इसमें रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ ना? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब तुम एक काम आगे की ओर करोगे तो उसका झटका पीछे की ओर होगा। जैसे मान लो एग्जांपल बताओ, तुम खाना खाते हो, है ना? तो खाना खाओगे तो खाना खाते हो तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होगा कि पेट भरेगा ना बाबू, है ना? तो एक क्रिया करोगे तो दूसरा उसका प्रतिक्रिया नजर आपके सामने में आएगा। कोई दिक्कत है आपका? यहां तक किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। ये थे आपके तीनों नियम। अब हम चलते हैं तीनों समीकरण की दुनिया में। कहानी कुछ आगे ऐसी है। देखो, आइए क्या हमारा गति का समीकरण, गति का समीकरण कितने थे? कितने थे? कितने? तीन, है ना? अब देखो,
गति का पहला समीकरण, समझो क्या है गति का पहला समीकरण, सुनो क्वेश्चन। इसमें कहता है देखो क्वेश्चन, प्रारंभिक वेग ठीक है, प्रारंभिक वेग तथा त्वरण और समय के गुणनफल, समय के गुणनफल का योग अंतिम वेग के बराबर होता है। अंतिम वेग के बराबर होता है। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझना चाह रहा हूं। ये मैं लाइन लिखा ना, इस लाइन से मैं फॉर्मूला डिस्क्राइब करूंगा। देखो यहां पे क्या है, मैंने क्या कहा, प्रारंभिक वेग। ध्यान रखना प्रारंभिक वेग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अच्छा, त्वरण को क्या बोलते हैं, ए, और समय को क्या बोलते हैं, टी, है ना। अब सीखो यहां पे पढ़ो तो क्या है बाबू, यहां पे क्या है कि प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभिक मतलब यू है ना, यू, तथा त्वरण, त्वरण मतलब ए, और समय मतलब टी के गुणनफल मतलब गुना का योग मतलब जोड़, क्या प्राप्त होता है, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को कहते हैं यहां पे, इसको कहते हैं भी। तो क्या नहीं होगा, भी। यानी हमारा गति का पहला समीकरण आ गया कि सर भी बराबर यू प्लस ए टी। दिखाई दे रहा आपको, मैंने कैसे बताया, यही लिखा था ना पिछले पहले बोर्ड में। तो क्या हुआ, हमारा गति का फॉर्मूला आया भी बराबर यू प्लस ए टी। ये हमारा गति का कौन समीकरण है, पहला समीकरण है। अब यहां पर देखो, यहां से मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं। जैसे क्वेश्चन कैसे, मान लो आप सोचो गौर से, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछता है, इसमें से आपको एक चीज कोई नहीं देगा और आपसे फाइंड आउट करवाया कि आप उसका मान बताएं। ठीक है, मैं बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया मैंने मान लिया कि v की वैल्यू मैंने क्या ले लिया आपसे, 50 ले लिया, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। u अब हम कह दिया तुमसे, u की वैल्यू बोलो, फाइंड आउट करो। ठीक है, अब a का मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहां पर t ले लो 2 सेकेंड ले लो, क्या ले लेंगे, 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर समझो गौर से, मैंने इस क्वेश्चन को आपसे दिया और इसमें मैंने सारे चीज दे दिया, बस एक चीज आपसे फाइंड आउट करवा रही है कि u की वैल्यू क्या होगी, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगी। प्रारंभिक वेग मतलब समझो क्या होता है, जब हम गाड़ी शुरू करते हैं ना, तो उस समय का जो वेग होता है उसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जब गाड़ी अभी चल रही है उस समय का जो वेग होता है उसे हम भी कहते हैं। समझ में अच्छे से आ रही है। देखो अब इसको सॉल्व करो कैसे। फॉर्मूला हम लोग क्या था, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब v की वैल्यू क्या है मेरा, 50 मीटर पर सेकेंड है। u की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और t की वैल्यू क्या है, मतलब 50 u 5 दूनी कितने हुए। अब यहां देखो ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएंगे, यानी 50, और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस जाएगा, मतलब कितना आया, 40 u, मतलब u की वैल्यू जो आया 40 मीटर पर सेकेंड आपका उत्तर आया। कोई दिक्कत है, ये आपके गति के पहले समीकरण थे। इससे मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाया किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलो हम लोग अब क्या चलते हैं गति का दूसरा समीकरण पे। देखो गति का दूसरा समीकरण, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, प्रारंभिक वेग और समय के गुणनफल तथा त्वरण और समय के
वर्ग के गुणनफल का आधा का योग विस्थापन विस्थापन प्राप्त होता है, या विस्थापन के बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। समझो मैंने क्या कहा आपसे। प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं बाबू? u। समय को? अच्छा, त्वरण को? अच्छा, समय को? विस्थापन को? s। क्या बोले? s। अब मैं इससे क्या करूं, फॉर्मूला ड्राइव करता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, एक बात बता बाबू, क्या बोला मैंने? प्रारंभिक वेग क्या होगा? u। यहां तो कोई दिक्कत है? और समय, समय को क्या बोलेंगे? के गुणनफल का मतलब कोई दिक्कत है? नहीं। तथा त्वरण a, समय t के समय के वर्ग, समय के वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है? समय का वर्ग के गुणनफल, गुणनफल का आधा होगा का योग क्या प्राप्त होता है? फिर समझो मैंने क्या कहा, प्रारंभिक वेग u, समय t के गुणनफल तथा त्वरण और a और समय के स्क्वायर के गुणनफल का आधा का योग जो है हमारा विस्थापन प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। अब मतलब यहां से पूरे सॉल्व करोगे, क्या बताया कि s बराबर हुआ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह हमारा क्या था? गति का दूसरा समीकरण। कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की दिक्कत है? अब मैं इससे क्वेश्चन आपको दिखा दूं, क्वेश्चन दिखा दो आपसे। मान लो s की वैल्यू जो है 300 मीटर ले लो, u मान लो, u निकाल लो ना, चलो u निकाल लो, एसी निकालो, एसी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देखो u मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड है, t मान लो कितना है? t मान लो कि अगर 2 मीटर है, 2 सेकंड है, सॉरी, हाँ। a मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमसे s वैल्यू करो। क्या कहा? s पूछ रहा है ना, यहां से s। तो बताओ एक फॉर्मूला क्या जानते हो तुम लोग? क्या जानते हो? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ s की वैल्यू s है क्योंकि s निकालना है, u की वैल्यू कितना है? कितनी है? t की वैल्यू क्या है? 25 नहीं बाबू, ये सेकंड है। क्या है? ये सेकंड क्या है? 2। और हाफ a की वैल्यू क्या है? 5। और t की वैल्यू क्या है? 2। 2 का स्क्वायर। अब यहां बताओ s बराबर 10 दूनी कितना हुआ? प्लस 1/2 गुना 5 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जब इसको काटोगे 2 दूनी s बराबर क्या आया? 20 प्लस 5 से कम और 5 दूनी, मतलब s बराबर कितना आ गया? 30 मीटर आपका आंसर आ गया। किसी दिक्कत है आपको? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें देखा क्या से, देखो हाँ ना, क्या है इसमें? क्या देखा कि एस से देखा आपने कि इसमें क्या देखा आप लोगों ने कि हमारा एस फाइंड आउट करनी थी, बाकी सारे चीज हमको दे रही थी, मैंने उससे क्या किया? इसको फाइंड किया। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? आपसे सब कुछ एक चीज नहीं देता है, बोलता आप इसको निकाल के दिखाओ, ठीक है? ये हमारा क्या था? गति का दूसरा समीकरण। अब कौन सा है गति का? हमारा कौन सा समीकरण होगा? तीसरा समीकरण। देखो क्या बाबू, गति का तीसरा समीकरण। देखो क्वेश्चन, इसमें क्या करना है क्वेश्चन? इसमें देखो
प्रारंभिक वेग का वर्ग, इसका प्रारंभिक वेग का वर्ग और त्वरण तथा त्वरण और विस्थापन के गुणनफल का दोगुना का योग अंतिम वेग के वर्ग के बराबर होता है। बराबर, समझने की कोशिश करो। क्या कहा आपसे कि प्रारंभिक वेग का जो वर्ग है और त्वरण और विस्थापन के जो गुणनफल का दोगुना जो है वो किसके बराबर है? अंतिम वेग के वर्ग के बराबर। एक बात बताओ, यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है? दिक्कत है? अच्छा, त्वरण क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? एस होगा। अंतिम वेग क्या होगा? कोई दिक्कत है? यहां से फॉर्मूला को पुट करो, क्या होगा? यहाँ देखो, पहले प्रारंभिक वेग मतलब u का जो स्क्वायर होगा तथा त्वरण मतलब a और विस्थापन s का गुणनफल मतलब का दोगुना मतलब दो से, है ना, का योग मतलब जोड़ किसके प्राप्त होता है? अंतिम वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत है? ये हमारा था गौती के कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। मैं एग्जांपल लेता क्वेश्चन का। यहां पे मान लो तुमसे मैंने क्या है ना, कुछ एग्जांपल ले लो आपको, जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान लो v की वैल्यू हमने ले लिया आपसे 20, है ना, और u की वैल्यू ले लो 10, है ना, s की वैल्यू ले लो 25 नहीं ले लो, ये s की वैल्यू ले लो, तुम कितना लोगे? 100, है ना, 50 ले लो। क्या ले लो? 50, है ना। आपसे a पूछना है, फाइनल करो, ठीक है? a, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है? वी का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है? प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? ये फाइंड आउट करवा रही है, और इसकी वैल्यू क्या है? कितनी है? 50, है ना। 100 हो जाएगा वहां पे, 40, 45 ले लो। कितना लेंगे? 45, है ना। कितना? 45 ले लो, है ना। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर का मतलब 20 गुना 20, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना, और 45 गुना क्या हुआ? 90 होगा। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना है? कितना? 400 ना, 100, 300, 85 लेने बेहतर, सिर्फ 85 रहने दो, ठीक है? बेहतर 85 रहे, 85 बेहतर रहेगा ना। यहाँ पे क्या करो? 85 ले लो, 50 लो तो क्या होगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी पर दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे 10 में 10 से गुना कितना होगा? प्लस कितना होगा? 100 ये हो जाएगा। ये प्लस में है जब इधर तो क्या होगा? बराबर 100 ये, 400 में 600 कितना होगा? बराबर 100 ए। यहां से ए दबाओगे तो ये 100 कहां जाएगा? 100 टीम कितना हुआ? 300, मतलब ए की वैल्यू कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना, ऐसा आएगा। कोई दिक्कत है?
ये थे आपके यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण का उदाहरण। शायद आप लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, गति का तीनों नियम और तीनों समीकरण। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? तो आज की सेशन में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़े, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।